हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास यूपी बोर्ड का कक्षा 6 का विज्ञान, और इसमें आज हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 10। तो 10वां चैप्टर हमें एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है। 9 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमारा आज का चैप्टर बहुत मज़ेदार है। हमारा चैप्टर है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो आज हम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर के बारे में। और आपको पता है कि कक्षा 6 विज्ञान, कक्षा 7 विज्ञान, कक्षा 8 विज्ञान, कक्षा 9 विज्ञान, कक्षा 10 विज्ञान, इन सब की प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और कक्षा 11 और 12 केमिस्ट्री, इनकी प्लेलिस्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा काम का है। तो सबसे पहले तो जल्दी से इस चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस लेक्चर को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। यदि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपको अटेम्प्ट करना है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देना है और उसे क्रैक करना है, तो ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, बहुत ज़्यादा काम की प्लेलिस्ट हैं सारी। स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। ये चैप्टर जो है वो दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा खास चैप्टर है। आपको ध्यान से समझना है हर एक पॉइंट को, ठीक है। ये जो नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेरे बनाए हुए खुद के नोट्स हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान, इकाई नंबर 10, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ध्यान से समझते रहना है बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्वच्छता के रूप। स्वच्छता दो प्रकार की होती है, या स्वच्छता के दो रूप होते हैं। एक तो होती है व्यक्तिगत स्वच्छता। कौन सी स्वच्छता? व्यक्तिगत स्वच्छता। और दूसरी होती है सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन परीक्षा में यही आ सकता है कि स्वच्छता के कितने रूप होते हैं, या स्वच्छता कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताना है दो रूप होते हैं, दो प्रकार की होती है। पहली तो व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरी सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। तो अब अगला सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या मतलब है? व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब जब आप अपनी साफ सफाई पर ध्यान देते हो। अपनी का मतलब आप अपने खुद के शरीर की साफ सफाई पर। तो अपने शरीर की साफ सफाई करना ही व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब अपने शरीर की साफ सफाई करना। इसमें निम्न क्रियाकलाप होते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए नंबर 1, सबसे पहले नियमित शौच जाना। तो आपको डेली जो है शौच जाना चाहिए, ठीक है, मल विसर्जन के लिए। वह शौच के बाद साबुन से हाथ धोना। शौच करने के बाद आपको साबुन से हाथ धोने चाहिए। नंबर 2, प्रतिदिन दांत, मुंह, चेहरा व जीभ की सफाई करना। तो प्रतिदिन आप जो है दांत का, मुंह का, चेहरा और जीभ, इन सब की साफ सफाई करना चाहिए डेली। ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। नंबर 3, प्रतिदिन स्नान करना, रोज नहाना चाहिए, ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता है। नंबर 4, स्वच्छ कपड़े व नियमित जूते व चप्पल पहनना, ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता है। नंबर 5, नियमित रूप से बाल व नाखून काटना। नंबर 6, छींकते व खांसते समय मुंह पर रुमाल का प्रयोग करना, यह भी व्यक्तिगत स्वच्छता है। नंबर 7, साफ पानी पीना एवं पीने के पानी का सही भंडारण करना, कि पीने का पानी जो है वो सही जगह, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। नंबर 8, रखने की। शुद्ध भोजन स्वच्छ स्थान पर ग्रहण करना। तो आपको शुद्ध भोजन खाना चाहिए और स्वच्छ स्थान पर खाना चाहिए। वो स्थान जो है वो गंदा नहीं होना चाहिए। तो ये कितने पॉइंट पढ़े हमने? 8। ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता के ही पॉइंट हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने खुद की साफ सफाई पर ध्यान देता है तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता, जब वो खुद की साफ सफाई पर ध्यान देता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है हमारा हेडिंग, शौच के बाद सफाई। जब आप शौच करते हो, शौच का मतलब तो समझते हो, शौच का मतलब तो सब समझते हैं। शौच का मतलब क्या होता है? शौच का मतलब होता है जब हम मल विसर्जन के लिए जाते हैं, ठीक है, सुबह को उठकर। शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौचालय का प्रयोग का मतलब यह है कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आदत पड़ी होती है जंगल में ही जाने की,
कि वो खेत में बाग में जाकर अपना मल विसर्जन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, और यदि आपके घर में कोई शौचालय का प्रयोग नहीं करता तो उसे भी बताना चाहिए कि आप शौचालय का ही प्रयोग करें, यानी टॉयलेट में ही जाएं मल विसर्जन के लिए, शौच करने के लिए। शौच में पानी के लिए साफ मग या डिब्बे का प्रयोग करना चाहिए। तो आप जिस पानी का प्रयोग करते हो शौचालय में शौच करने के बाद, वो पानी कैसे, पानी का डब्बा जो है वो कैसा होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए। मग जो है वो साफ होना चाहिए, या डिब्बा वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसकी समय समय पर सफाई होती रहनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उन डब्बों में काई जम जाती है, और काई में बहुत सारे जो है साथ में रोगाणु भी पैदा हो जाते हैं, और उनसे जब आप अपना मल विसर्जन के बाद धोते हो तो धोते समय जो है इन्फेक्शन हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि शौच में पानी के लिए साफ मग या डिब्बे का ही प्रयोग करना चाहिए। शौच के लिए स्वच्छ पानी का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप शौच करते हो उसके बाद धोने के लिए आपको साफ पानी का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है कहीं तालाब या जोहड़ के पानी से धो रहे हो तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। चप्पल पहनकर ही शौच के लिए जाना चाहिए। तो आप टॉयलेट में जब जाओ तो चप्पल पहनकर जाओ। शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ पैर धुलने चाहिए। तो आप अपने हाथ और पैर दोनों धो लेने चाहिए हमें शौच के बाद, ठीक है। कुछ लोगों को आपने हाथ और पैर धोते हुए देखा होगा, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं कि केवल हाथ ही धोते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता। जब हम अपने आसपास के वातावरण या आसपास के पर्यावरण, जो भी हमारी चीज़ें आसपास हैं, जैसे हमारा घर है, हमारा स्कूल है, हमारा ऑफिस है, या फिर कुछ भी स्थान है जैसे मंदिर है या मस्जिद है, तो इनकी जब हम अपने आसपास के स्थान की सफाई करते हैं, अपना मोहल्ला है, अपनी गली है, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो उसे कहते हैं सार्वजनिक स्वच्छता या सामाजिक स्वच्छता, ठीक है। तो आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता कहलाती है। तो आसपास के वातावरण की सफाई करना ही सामाजिक स्वच्छता या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? गलियों, सड़कों की सफाई। तो आप देख सकते हो कि आपके घर के आसपास जो गली है, जो आपकी गली है वो साफ सुथरी है या नहीं, वहाँ की नालियाँ साफ सुथरी हैं या नहीं, कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा वहाँ। नदियों की सफाई, नदियों में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तालाबों की सफाई, जलाशयों की सफाई, ठीक है। तो अब अगला है टॉपिक सार्वजनिक स्थल, जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की सफाई। तो इन सारी चीज़ों की भी जब हम सफाई करते हैं, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क, इन्हें सबको कहते हैं सार्वजनिक स्थल। तो इनकी सफाई भी सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत ही आती है। तो बताओ अब दोनों में अंतर आपके समझ में आ गया क्या? आपको पता चल गया व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर की, अपने आप की स्वच्छता पर ध्यान देता है, साफ सफाई पर, तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। और जब आसपास के सारे वातावरण की सफाई पर ध्यान देता है तो उसे कहते हैं सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। यहाँ एक पॉइंट है बहुत अच्छा। कुछ लोग इधर उधर कूड़ा कचरा फेंकते हैं तथा खुले में शौच करते हैं। देखा होगा आपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुले में शौच करेंगे, इधर उधर कूड़ा कचरा फेंक देंगे, जिस पर बहुत अधिक रोगाणु जैसे जीवाणु और विषाणु पैदा हो जाते हैं, जो मच्छर मक्खियों द्वारा खुले में रखी खाने पीने की चीज़ों पर पहुंचा दिए जाते हैं। तो जहाँ कूड़ा कचरा होगा, बहुत सारे रोगाणु विषाणु वहाँ पैदा होंगे, जीवाणु पैदा होंगे, और मक्खी मच्छर उन्हें ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे जहाँ खुले में रखी हुई खाने पीने की चीज़ें होंगी, जैसे रेडियो पर, ठेलों पर, ठीक है। इसलिए खुले में रखे खाद्य पदार्थों को खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया, पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि खुले में रखी हुई चीज़ों को, बाजार में जो खुले में बिकती हैं चीज़ें और उनके आसपास कहीं कूड़ा कचरा है, तो आपको उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ जहाँ कूड़ा कचरा पड़ा होगा वहाँ बहुत सारे रोगाणु पैदा हो गए होंगे, और मक्खी मच्छर उन रोगाणुओं को अपने पैरों पर चिपका कर लाएंगे और उन खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बैठ जाएंगे, तो वहाँ भी रोगाणु आ जाएंगे और आप उन्हें खा लोगे फिर। और खाने के बाद क्या होगा, हमें रोगाणु हमारे शरीर में चले जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां होंगी, जैसे टाइफाइड, हैजा, डायरिया। ये सवाल पेपर में पूछा जाता है कि खुले में रखी हुई चीज़ों को खाने से कौन कौन से रोग होते हैं और क्यों होते हैं, या हमें खुले में रखी हुई
खाने पीने की चीज़ों को क्यों नहीं खाना चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए गीला कचरा। गीला कचरा का मतलब साग सब्जियों तथा फलों के छिलके, जो मम्मी आपकी सब्जी काटती हैं छीलती हैं, फलों के छिलक होते हैं, सब जीवों का मलमूत्र, सड़ी गली में सब्जियां, ये सब क्या है, गीला कचरा। खराब फल, फलों का रस निकालने के बाद शेष गूदा आदि गीला कचरा कहलाता है। तो गीला कचरा तो आप समझ ही गए होंगे, गीला कचरा कौन सा होता है, फल सब्जियों के छीलक और अवशेष, ठीक है। और सूखा कचरा कौन सा होता है भाई, सूखा कचरा होता है पॉलीथीन, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबड़ की बनी वस्तुएं जैसे टायर, टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन, फाइबर के डिब्बे, पैकेट, इन सब के जो खाने पीने की चीजें आते हैं, बिस्कुट नमकीन, इनके डब्बे या इनके वो रैपर, ठीक है, ये होता है सूखा कचरा। और फिर आती है बात गीला कचरा। गीला कचरा कौन सा होता है, गीला कचरा जो है वो नीले कूड़ेदान में रखना चाहिए। देखो दो तरह के कूड़ेदान होते हैं, एक तो हरा, एक तो कैसा, एक तो नीला, एक तो हरा कूड़ेदान, एक नीला। तो गीला कचरा किसमें, गीला नीला, गीला नीला, इस तरह याद रखो इसे, गीला नीला। तो गीला कचरा नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है मुझे प्रयोग करें गीला कचरा, मुझे प्रयोग करें सूखा कचरा, और सूखा कचरा हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, गीला नीला, गीला नीला करके याद रख सकते हो ना। उसके बाद आता है कचरों का उपयोग, कंपोजिट पिट। आप इसे बना सकते हो अपने घर में, अपने स्कूल में भी बना सकते हो। कंपोजिट पिट, पिट कहते हैं गड्ढे को, कंपोजिट खाद बनाने के लिए किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें, इसमें सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें, इसे गीले कचरे से भरकर ढक दें, ठीक है। एक सप्ताह में एक या दो बार, सप्ताह में एक या दो बार इसमें पानी डालें, 3 से 4 महीने बाद खाद बनकर तैयार हो जाएगी, 3 से 4 महीने बाद खाद बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये खाद बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, इसे हम कहते हैं कंपोस्ट पिट, यानी कंपोस्ट खाद बनाने का गड्ढा। बहुत आसान है, आप जो है ना जितने भी आपके गीला कचरा है उसे डाल दो इसमें गड्ढे में, और पानी डालते रहो हफ्ते में एक दो बार। उसके बाद एक नोट आया, नोट, मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग फैलाता है ना। ठंड के साथ तेज बुखार होता है इसमें मलेरिया में। तो ये सवाल आ सकता है पेपर में कि मलेरिया रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज के। और मलेरिया रोग के लक्षण क्या है, मलेरिया रोग के ठंड के साथ कपकपी के साथ तेज बुखार। इसी के साथ एक मच्छर होता है एडीज इजिप्टी मच्छर, इससे होता है डेंगू एवं चिकनगुनिया। डेंगू के लक्षण है तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते, ये तो डेंगू के लक्षण है। और चिकनगुनिया, इसके लक्षण है तेज बुखार व जोड़ों में दर्द, ठीक है। एक बार जो है ना कोरोना जब हुआ था, तो कोरोना के बाद चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैल गया था हमारे देश में। कोरोना के सही, कोरोना का दौर खत्म हुआ, चिकनगुनिया का शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर आपको एक जापानी मस्तिष्क ज्वर के बारे में पता होना चाहिए, दिमागी बुखार कहते हैं जिसे, जापानी मस्तिष्क ज्वर। ये विषाणु द्वारा होता है। ये सवाल आ जाते हैं पेपर में कि भाई मलेरिया किसके काटने से होता है और मलेरिया के लक्षण क्या हैं, डेंगू और चिकनगुनिया किसके काटने से होता है, इन दोनों के लक्षण क्या हैं, जापानी मस्तिष्क ज्वर किसके द्वारा, किससे होता है, विषाणु द्वारा। इसी तरीके से एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, ये भी जीवाणु से भी होता है, विषाणु से भी और कवक से भी। तो ये पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं यहाँ, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। उसके बाद अपने परिवेश को स्वच्छ बनाने के प्रयास। आपके आसपास जो आपका मोहल्ला है, कॉलोनी है, गांव है या आपका स्कूल है, उसे स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कोशिश कर सकते हो। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, पहली बात। धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, प्रदूषण कम होगा ना। खेती के लिए
कीटनाशकों रसायनों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। कीटनाशकों का रासायनिक खाद का कम प्रयोग करें। मेडिकल कचरे को भट्टी में जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। मेडिकल कचरा का मतलब दवाइयों के जो पत्ते होते हैं, जो इंजेक्शन की सिरिंज होती है, इंजेक्शन की निडिल होती है, ठीक है, पट्टियाँ, रुई जो इस्तेमाल करी हुई हैं, उन्हें सबको हम मेडिकल कचरा कहते हैं। यानी डॉक्टर, जहाँ भी डॉक्टर के दुकान से या डॉक्टर के क्लिनिक से जो कचरा निकलता है उसे जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। सार्वजनिक खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। जो गांव की सरकारी जमीन है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सार्वजनिक कूड़ा घरों का निर्माण करना चाहिए। सार्वजनिक कूड़ा घर का मतलब जिसमें पूरे गांव के, पूरे मोहल्ले के लोग कूड़ा डाल सकें। स्वच्छता एवं सफाई के लिए जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। यानी सबको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे को समझाना चाहिए कि हमें अपने गांव को, अपने मोहल्ले को अच्छा रखना है। ठीक है, इसे कहते हैं जन जागरण, लोगों को समझाना, जगाना। नदियों, नहरों, तालाबों आदि में पशु नहलाने तथा कपड़े धुलने नहीं चाहिए। तो आप पशुओं को वहाँ नहीं नहलाना चाहिए, नदियों में, नहरों में, तालाबों में, और वहाँ बैठकर कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि जो सर्फ होगा उससे जलीय जीव नष्ट हो जाएंगे। हैंडपंप के आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो प्लास्टिक की थैली, जो पॉलीथीन जिसे आप कहते हो, उसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। घर में जो कपड़े के थैले बनते हैं उन्हें इस्तेमाल करें, या जूट के थैलों को। अब हमें सीखना है शौचालय का प्रयोग एवं महत्व। शौचालय तो समझते हो आप। शौच के लिए सदैव शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच के लिए हमेशा किसका प्रयोग करना चाहिए? शौचालय का। अब शौच का मतलब ये नहीं है कि वहां बैठकर सोचना है, वहां बैठकर सोचना नहीं है, ठीक है। शौचालय का मतलब शौच करने की जगह, सोचने की जगह नहीं, ठीक है। विद्यालय में छात्र और छात्राओं के अलग अलग शौचालय होने चाहिए। लड़कों का अलग शौचालय, लड़कियों का अलग, दोनों के टॉयलेट अलग अलग होने चाहिए, बॉयज टॉयलेट और गर्ल्स टॉयलेट। शौच के लिए साफ मग व स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। साफ मग व स्वच्छ जल होना चाहिए। शौच क्रिया से पहले एवं बाद में सीट को पानी से अवश्य साफ करना चाहिए। तो जो आपकी टॉयलेट सीट है उसे पानी से जरूर साफ कर दें। शौचालय के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए, है ना सारे काम के पॉइंट। शौचालय में नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, ये भी बहुत काम का पॉइंट है। शौच के बाद हाथ पैर को साबुन से धोना चाहिए। तो हाथ और पैर दोनों आपको शौच के बाद साबुन से जरूर धो लेने चाहिए, ठीक है बेटे। अगला हेडिंग है शौचालय की स्वच्छता हेतु ध्यान देने योग्य बातें। शौचालय की स्वच्छता, सॉकपिट की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी वहां टॉयलेट का एक गड्ढा होना चाहिए जिसे सेप्टिक टैंक कहते हैं, सॉकपिट। कुंडी युक्त दरवाजा होना चाहिए, उस दरवाजे में कुंडी या चटकनी या डंडाला होना चाहिए जो शौचालय में दरवाजा है। बाल्टी या मग को यथास्थान ही रखना चाहिए। जो हम पानी के लिए बाल्टी या मग इस्तेमाल करते हैं उसे उचित स्थान पर रखना चाहिए हमें, जिससे और कोई जाए तो उसे मिल जाए, कोई समस्या ना हो। प्रत्येक सप्ताह उत्तम कीटनाशक से सफाई होनी चाहिए, मतलब उसमें जैसे हार्पिक वगैरह होता है उससे सफाई होनी चाहिए टॉयलेट सीट की। सीवर या सॉकपिट को समय समय पर साफ करना चाहिए। सीवर या सॉकपिट को हम साफ करते रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर पानी की सप्लाई उसमें नीचे की तरफ पानी नहीं जा पाता है। उसके बाद खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति खुले में शौच करता है जंगल में, बाग में, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है? जल स्रोतों में संक्रमण होता है, जिसके कारण इनका पानी पीने योग्य नहीं रहता। तो यदि हम खुले में शौच करेंगे तो जल स्रोत सारे के सारे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, जैसे नदियाँ, नहरें, ठीक है, और तालाब का पानी भी गंदा हो जाएगा। अनेक प्रकार के कृमियों के कारण बच्चों को संक्रमण हो सकता है। तो यदि छोटे बच्चे शौच करते हैं खुले में तो उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, पक्की बात है।
झाड़ियों के बीच शौच करते समय सांप तथा कीड़ों का भय बना रहता है। ये तो बात पक्की है। बरसात के मौसम में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बरसात में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है जब आप खुले में शौच करते हैं। देखो, लड़कियों व महिलाओं के लिए यह असुविधाजनक व असुरक्षित है। यदि आज के समय में भी लड़कियां या महिलाएं खुले में शौच करने जाती हैं तो ये बहुत गलत बात है। उनके लिए वो असुविधाजनक है और असुरक्षित भी है। असुविधाजनक का मतलब उसमें उन्हें अच्छा थोड़ा ही लगेगा, कंफर्टेबल थोड़ा ही लगेगा, और असुरक्षित भी है हमें, ठीक है, यानी उनकी सुरक्षा भी नहीं हो पाती। उसके बाद शौचालय बनाने के फायदे। शौचालय बनाने के क्या क्या फायदे हैं? महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है, इसमें महिलाओं को कोई समस्या नहीं होती, उनके घर में ही शौचालय है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अनेक बीमारियों से बचाव होता है। जो इन्फेक्शन हो जाते हैं बाहर जाने से, उससे छुट्टी में हो जाएगी, बिल्कुल किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा यदि घर में शौचालय होगा। जंगली जानवरों, सांप, कीड़े आदि का भय नहीं रहता है। बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों के लिए सुविधा रहती है। तो जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े आदमी हैं या बीमार हैं, वे घर में शौचालय होगा तो किसी तरह की समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फायदे हैं शौचालय के घर में होने के। उसके बाद स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे जागरूकता अभियान। कौन कौन से अभियान है जो स्वच्छता के लिए किए जा रहे हैं हमारे देश में? उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण योजना 2017 से 2018 तक चली, ठीक है। अब भी 2017-18 में बहुत ज्यादा शौचालय बने थे। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP, पूर्ण स्वच्छता अभियान TSP, स्वच्छ भारत अभियान। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ये भी सवाल परीक्षा में आता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा 10वां चैप्टर कंप्लीट। तो यहाँ हमने कौन सा चैप्टर किया है? 10वां। हमने इससे पहले 9 चैप्टर आपको एक एक लेक्चर में करा दिए थे, और ये चैप्टर जितना भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इसमें एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा क्लियर कराया गया है। और ये जो चैनल है हमारा KMD सहारनपुर, ये बहुत काम का चैनल है आपके लिए। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो लेक्चर को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिन्हें डर लगता है विज्ञान से, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय, टेक केयर।